Good morning to all of you. Myself, Mr. Dharman Kumar. I have secured All India 23 rank in CSIR नेट एग्जाम. तो आज हम देखेंगे रियल का लेक्चर 11. कल हम देखा था रियल का लेक्चर 10 और उससे पहले हमने लेक्चर 1 से लेक्चर 10 तक हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट और पॉइंट सेट टोपोलॉजी सेट के बारे में बात किया है. उसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए उसको करवाया गया है और जो भी चैप्टर है उनको बिल्कुल उचित तरीके से पढ़ाया गया है. आज हमारा रियल लेक्चर 11 है जिसमें हम देखेंगे सीक्वेंस. अब ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ऑफ सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर, जो भी नंबर आप डिफाइन कर पाए उसमें हम सीक्वेंस देखेंगे. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा सीक्वेंस का, क्योंकि सीक्वेंस एक ऐसा टॉपिक है कि अगर ये सीक्वेंस आपको आ गया, अगर सीक्वेंस आपको सही से समझ में आ गया तो मैं कहता हूं कि फिर रियल एनालिसिस आपको सही से समझ में आ गई. क्योंकि यहां से आप लिमिट ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन, ये सब सीक्वेंस आप देख सकते हैं. यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, सब सीक्वेंस क्राइटेरिया है और वो बिल्कुल इजी क्राइटेरिया होता है, सीक्वेंस वाला क्राइटेरिया होता है. अगर आपको सीक्वेंस सही से डिफाइन करना आता है, इसका सुप्रीमम, इन्फीमम, लिमिट, सुपीरियर, ये सब आता है, तो फिर आपको पूरे रियल में कहीं दिक्कत नहीं होगी. तो आइए हम देखते हैं रियल का लेक्चर 11 सीक्वेंस. सीक्वेंस हमारा एक फंक्शन है और वो कहां से, वो नेचुरल नंबर से डायरेक्ट सीक्वेंस में होता है. जो सीक्वेंस हम डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे अगर हम रियल सीक्वेंस करना चाहते हैं तो यह फ्रॉम नेचुरल नंबर से आर में अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, कोई भी फंक्शन हो, तो इस एफ को हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे. ये फंक्शन बाइजेक्टिव भी हो सकता है, 1-1 भी हो सकता है, अनटू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट वो केवल सिंपल फंक्शन होना चाहिए. अगर वो सिर्फ फंक्शन है नेचुरल नंबर से आर में, तो हम इसको क्या कहेंगे, रियल सीक्वेंस. अगर वो फंक्शन हमारा क्या है नेचुरल नंबर से यस में, और यस हमारा क्या है, हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको कहेंगे हम क्या, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस. अगर यस हमारा क्यूब है तो इसको रेशनल नंबर के रेशनल सीक्वेंस कहेंगे. और अगर यस हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसको हम इरेशनल सीक्वेंस कहेंगे. बट इसका डोमेन तो हमेशा नेचुरल नंबर ही होना चाहिए. इसका डोमेन हमेशा का नेचुरल नंबर होना चाहिए. तो आइए डेफिनेशन लिखते हैं. सीक्वेंस क्या है, लेट यस बी एन नॉन एम्प्टी सेट. यस हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है एंड द फंक्शन f from n to s is called sequence. Let us be non set and the function f from n then है, then the function f from n to s is called sequence. अब यस हमारा इफ यस हमारा रियल नंबर है, then called then real sequence. if यस हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, तो हम क्या कहते हैं, then रेशनल सीक्वेंस. एंड if यस हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम कहते हैं then कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस. ये हमारा सीक्वेंस का डेफिनेशन है कि अगर यस हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो सेट ऑफ फंक्शन फ्रॉम एन टू यस, एन से यस में कोई भी फंक्शन है हमारा, तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे. मतलब सीक्वेंस हमारा एक फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन, तो ये सीक्वेंस है. अब इसको, इस सीक्वेंस को हम रियल सीक्वेंस कब कहेंगे, जब हमारा जो कोड डोमेन है यस है, वो रियल नंबर के इक्वल हो जाए. जो यस जिसके इक्वल होगा वो सीक्वेंस हम कहेंगे. यस हमारा अगर आर है तो रियल सीक्वेंस कहेंगे. यस हमारा क्यू है तो इसको रेशनल सीक्वेंस कहेंगे. यस अगर हमारा क्यू कॉम्प्लीमेंट होता तो उसको इरेशनल सीक्वेंस कहते हैं. और अगर यस हमारा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर थे तो हम इसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कहेंगे. अब जैसे हमने देखा कि सीक्वेंस हमारा क्या है, फंक्शन है. आप देखिए यहां से कि सीक्वेंस हमारा फंक्शन है फ्रॉम एन टू आर. मान लीजिए हम क्या लेते हैं, रियल सीक्वेंस लेते हैं. अगर रियल सीक्वेंस ले रहे हैं तो यह हमारा कोई सीक्वेंस हमारा कोई भी है, तो ये फंक्शन है ये फ्रॉम एन टू आर. और एन से आर में कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं. एन से आर में टोटल फंक्शन, इनफाइनाइट फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं.
तो सीक्वेंस कितने होंगे? इनफाइनाइट, क्योंकि एक अगर फंक्शन है तो इसको हम सीक्वेंस कह रहे हैं, दूसरा फंक्शन होगा तो उसको भी हम सीक्वेंस कहेंगे। तो यन से आर में इनफाइनाइट मैनी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, तो इसलिए यन से आर में इनफाइनाइट मैनी सीक्वेंस हमको मिलेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एफ फ्रॉम एन टू आर एक हमारा कोई ये सीक्वेंस है, ये तो हमारा डिफिनेशन रहा। अब ये हमारे एफ ऑफ एन किस में होंगे? रियल नंबर में कंटेन होंगे, क्योंकि ये डोमेन के एलिमेंट, एक्चुअली इमेज का एलिमेंट है, ये को डोमेन में कंटेन होगा रियल नंबर में। अब इसको एफ ऑफ वन को इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म कहते हैं। इस सीक्वेंस एफ हमारा कोई सीक्वेंस है तो इस सीक्वेंस का एफ ऑफ वन को फर्स्ट टर्म कहते हैं, एफ ऑफ टू को सेकेंड टर्म कहते हैं, एंड एफ ऑफ एन को nth टर्म कहते हैं आपके सीक्वेंस एफ को। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ये तो हमारा क्या हो गया कि एफ ऑफ एन इज nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस एन, सीक्वेंस एफ। नोटेशन क्या सीक्वेंस का? सीक्वेंस का नोटेशन है एन। और कैसे डिफाइंड होता है कि जैसे एफ ऑफ वन हमारा जो फर्स्ट टर्म है इसको हमने ए वन मान लिया, एफ ऑफ टू हमारा सेकेंड टर्म है इसको हमने ए टू मान लिया, एंड सो ऑन करते करते जो एफ ऑफ एन हमारा nth टर्म है इसको हमने एन मान लिया। और डिनोट कैसे किया कि एन जैसे जनरेट होता है ना कोई सब ग्रुप, अगर या ग्रुप कोई जनरेट हो रहा है सिंगल एलिमेंट से, तो हम ये कहते हैं कि जी हमारा जनरेटेड बाई ए। ये सीक्वेंस का नोटेशन है कि सीक्वेंस एन, ये हमारा सीक्वेंस है आर, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, ये भी हमारा क्या है? सीक्वेंस का नोटेशन है, बट ऐसे ही आप पढ़िए। सीक्वेंस ऑफ एन को हम डिफाइन करते हैं क्या? A1, A2, A3 एंड सो वन, जो भी जितने भी टर्म आएंगे ये सब क्या होंगे? सीक्वेंस होंगे। सॉरी, ये नहीं है, ये हमारा सीक्वेंस है। इसको हम क्या करेंगे? एन हमारा क्या है? A1 है, A2 है, A3 एंड सो वन। A1 हमारा फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस का, A2 सेकेंड टर्म है, A3 सेकेंड थर्ड टर्म है एंड सो वन। An जो है nth टर्म होगा, उसके बाद An प्लस वन, ऐसे आते जाएंगे। तो ये हमारा क्या है? सीक्वेंस का नोटेशन है। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि नोटेशन ऑफ सीक्वेंस फ्रॉम एन टू आर इज एफ ऑफ वन, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री, एंड दिस इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस एफ ऑफ एन, ये हमारा सीक्वेंस का नोटेशन है। एंड ये एन इक्वल टू ये हमारा, और एन क्या है हमारा? एफ ऑफ एन के इक्वल है। ये हमारा सीक्वेंस का क्या है? नोटेशन। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे एन इक्वल टू एन है हमारा, ये हमारा सीक्वेंस है। अब ये कैसे सीक्वेंस आप देखिएगा, ये हम कैसे फंक्शन को डिफाइन किए होंगे? एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू आर में फंक्शन होगा, और कैसे होगा? एफ फ्रॉम एन टू एन है, यानी एफ ऑफ एक्स टू एक्स है हमारा, ये फंक्शन है हमारा। अब ये फंक्शन इसमें देखिए, अगर इसमें ये हमारा सीक्वेंस है, एन हमारा क्या एन है, तो एन को हमने क्या माना था? एफ ऑफ एन माना था। अब एफ ऑफ एन हमारा एन है, तो ये क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये हमारा जो फंक्शन है एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स, ये हमारा सीक्वेंस क्या है? एन इक्वल टू एन है। अब देखिए इसमें कैसे इमेज आएंगे। एफ ऑफ वन का हमारा इमेज क्या होगा? वन होगा। एफ ऑफ टू का हमारा इमेज क्या होगा? टू होगा। तो इसमें पहला टर्म A1 क्या होगा? वन होगा। A2 क्या होगा? टू होगा। An क्या होगा हमारा? n होगा। तो ये हमारा सीक्वेंस क्या है? पहला है। सिमिलरली ये हमारा सीक्वेंस ऐसे आप देख सकते हैं कि ये अगर हम ये कहते हैं एफ एक्स बराबर -1 की पावर n, -1 की पावर x इंटू एक्स कर दें, ये हमारा सीक्वेंस दूसरा है। ऐसा आप देखिए कि हर सीक्वेंस हमारा क्या एक फंक्शन है। सिंपली हमको सीक्वेंस डिफाइन करने का मतलब हमको एक फंक्शन ही डिफाइन करना है। तो जितने फंक्शन जिस टाइप के फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं उस टाइप के सीक्वेंस हमको मिल सकते हैं। बस इनका नोटेशन चेंज हो गया है कि जहां एन है वहां एफ ऑफ एन होगा, मतलब जो फंक्शन का एन टर्म है वो हमने सीक्वेंस मान लिया एन और फिर उसको डिफाइन कर दिया। तो जिस टाइप से हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं उस टाइप से हमारा सीक्वेंस भी डिफाइंड हो सकता है। आप देखिए एन इक्वल टू 4 होगा जब एन इक्वल टू 1 आर प्राइम, और एन होगा जब हमारा क्या हो उसके अलावा और कोई भी नंबर हो। तो सिंपली ये सब क्या है? सीक्वेंस है। अब हम देखते हैं रेंज ऑफ द सीक्वेंस।
फंक्शन हमारा क्या है, सीक्वेंस एक फंक्शन है, तो फंक्शन की एक रेंज होगी। अब हम देखते हैं रेंज ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस का रेंज क्या है। एक्चुअली हमने अभी पढ़ा कि सीक्वेंस हमारा क्या एक फंक्शन है, तो फंक्शन की तो रेंज, डोमेन, कोड डोमेन सब होगा, रेंज भी होगा। तो उस फंक्शन के रेंज को हम उस सीक्वेंस का क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो डिफिनेशन लिखते हैं, रेंज सेट का क्या डिफिनेशन है, डिफिनेशन ये क्या हमारा रेंज सेट, रेंज ऑफ सीक्वेंस। लेट F from natural number to R is an sequence, then the set F of n belong to natural number, ये हमारा है। Then the set F of n हमारा नेचुरल नंबर is called range set of sequence an हमारा क्या है, f of n। अगर f हमारा n से r में कोई फंक्शन है, डेट सीक्वेंस है, देन द सेट f of n ये हमारा क्या कहलाएगा, रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस an, डेट इज range of an equal to an such that an belong to natural number, that is सेट में a1 a2 a3 एंड सो ऑन, जो भी एलिमेंट आएंगे उसके रेंज में, मतलब पहला टर्म फंक्शन का क्या होगा, सीक्वेंस का दूसरा टर्म क्या होगा, सभी टर्मों को हम इकट्ठा करते जाएं तो उसका जो सेट बनेगा हम उसको क्या कहेंगे, रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस an। यानी फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन हमारा होगा, उस फंक्शन का जो जो इमेज होगा, उस इमेज को हम क्या कहेंगे, रेंज ऑफ द सीक्वेंस an। ये हमारा क्या है, रेंज का डिफिनेशन है। तो अब देखिए कि अगर फंक्शन हमारा ये हो या फॉर्म n टू n, अगर सीक्वेंस हमारा ये है तो इसका रेंज क्या होगा। अगर सीक्वेंस हमारा ये है तो हमने अभी देखा था कि इसमें रेंज क्या होगा। आप देखिए अगर an हमारा क्या है, an हमारा ये है, an हमारा क्या है, नेचुरल नंबर ये है, तब इसमें कौन कौन से इमेज आएंगे, a1 a2 सब कलेक्शन हम लेंगे ना, a1 a2 जो भी आएंगे ये क्या होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर की इक्वल हो जाएगा। तो अगर हमारा सीक्वेंस ये है तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारा ये है तो अब इसमें देखिए कि रेशनल और ये वो इंटीजर नंबर आ जाएंगे, -1 के पावर x और x हमारा है, तो इसमें क्या आ जाएंगे आप देखिए। अगर ये तो हमारा रेंज इसका हो गया। सिमिलरली अगर हमारा an ये है, n हमारा क्या है, -1 के पावर n इंटू n है हमारा, तो a1 क्या होगा हमारा, -1 के पावर n के 1 तो -1 होगा। a2 हमारा क्या होगा, 2 हो जाएगा। a3 हमारा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इनका कलेक्शन आप लीजिए, -1 2 -3 4 -5। तो यहाँ इवन वाले में प्लस आएगा और आड वाले में माइनस आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, रेंज ऑफ द सीक्वेंस। ये हमारा रेंज हो जाएगा। अब जैसे हमारा ये है an इक्वल टू -1 की पावर n है, तो इसका रेंज देखिए क्या होगा, यह भी हमारा एक सीक्वेंस है, मतलब फंक्शन है हमारा, ये फ्रॉम x टू -1 की पावर x, ये हमारा फंक्शन है, वही एक हमारा एक सीक्वेंस है। अब आप देखिए कि सीक्वेंस में कौन कौन से टर्म आएंगे, a1 हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, a2 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, a3 -1 एंड सो ऑन। तो अगर हम सेट डिफाइन करते हैं a1 a2 a3 एंड सो ऑन, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1, -1, यही दो एलिमेंट आएंगे सेट में, क्योंकि और सब एलिमेंट वो 1 -1 रिपीट ही कर रहे हैं, तो सेट में हमारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट आता है 1 और -1। तो इस सीक्वेंस का रेंज क्या होगा, 1, -1। अब आप ध्यान से देखिए कि सीक्वेंस हमारा फंक्शन है, सीक्वेंस हमारा क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन का जो भी रेंज है वो क्या होगा, सीक्वेंस का रेंज होगा। अब सीक्वेंस तो इनफाइनाइट है, बट पॉसिबल है कि उसका रेंज जो है उसमें फाइनाइट मेंबर हो। फाइनाइट दैट इज 2 एलिमेंट है, 1 -1 हो सकता है कि 1 ही एलिमेंट हो उसके रेंज में। जैसे अगर हम
एफ ए एन इक्वल टू हम कांस्टेंट सीक्वेंस ले ले, ए एन इक्वल टू 1 या ए एन इक्वल टू ए, और ये वैरी हो जाए जैसे आप फंक्शन ले ले एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स बराबर ए फॉर ऑल एक्स, सभी एक्स के लिए यही ए है, तो फंक्शन हमारा क्या है, कांस्टेंट है ये। अब ये कांस्टेंट है तो इसके रेंज में कितने एलिमेंट आएंगे, सिंगलटन ए आएगा, यानी इस सीक्वेंस का जो भी रेंज होगा उसमें क्या आएगा, सिंगलटन ए ही आएगा। तो ये सीक्वेंस का रेंज सेट रहा। सिमिलरली आप किसी भी सीक्वेंस में रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस सीक्वेंस में कौन सा रेंज होगा, और रेंज से आप जो है लिमिट पॉइंट और सब हम डिस्कशन करेंगे। तो यहां से आप जो है किसी भी सेट का आप रेंज, किसी भी सीक्वेंस का रेंज आप जो है फाइंड आउट। हमने देखा कि जो रेंज ऑफ फंक्शन होगा वही उस फंक्शन का यानी उस सीक्वेंस का क्या होगा, रेंज होगा। अब ये कह रहे हैं कि अगर रेंज किसी सीक्वेंस का फाइनाइट होता है, अगर आप देखिए कि अगर कोई हमारा ए एन क्या है, रेंज है, ए एन सीक्वेंस है, और इसका अगर रेंज हम देख लें यानी ये हमारा रेंज होगा। अगर ये कह रहा है कि ये फाइनाइट है, तो फाइनाइट होने का मतलब क्या हुआ, A1 A2 एंड सो ऑन ए एन तक, यानी केवल इतने एलिमेंट होंगे। तो ए एन में तो अनकाउंटेबल सेट आएंगे ना, अनकाउंटेबल मेंबर आएंगे, A1 A2 एंड सो ऑन, सॉरी काउंटेबल मेंबर आएंगे। बट ये कह रहा है कि ये फाइनाइट है। अब ये फाइनाइट होने का मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई तो टर्म इसमें ऐसा होगा जो इनफाइनाइट बार आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर सभी के डिफाइंड है। और कह रहे हैं कि इसका जो सीक्वेंस जो रेंज आ रहा है ये फाइनाइट आ रहा है। फाइनाइट आने का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई ना कोई टर्म एक ऐसा होगा, कम से कम एक ऐसा होगा जो इनफाइनाइट बार आ रहा होगा। इनफाइनाइट बार आएगा तभी तो इनफाइनाइट सीक्वेंस बनेगा, और वहां से हमारा वो रेंज हमारा फाइनाइट होगा। तो यही है हमारा कि इफ द रेंज ऑफ द सीक्वेंस ए एन इज फाइनाइट देन देयर हिज अल्फा बिलोंग टू आर सच दैट ए एन इक्वल टू अल्फा फॉर इनफाइनाइट मेनी वैल्यू ऑफ एन। कम से कम हमको एक ऐसा अल्फा मिलेगा, सीक्वेंस का टर्म एक ऐसा होगा जो इनफाइनाइट बार रिपीट करेगा उस सीक्वेंस में। जैसे अगर हमारा यही देख लीजिए आप, एन इक्वल टू -1 की पावर एन था, एन इक्वल टू क्या था हमारा, -1 की पावर एन है। अब ये क्या है, ये हमारा सीक्वेंस है, इसके रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 का -1। अब ये रेंज हमारा फाइनाइट है, तो आप देखिए कि 1 कितनी बार आ रहा है इसमें, 1 तो इनफाइनाइट बार इसमें आ रहा है, -1 भी क्या है, इसमें इनफाइनाइट बार आ रहा है। मतलब जब एन हमारा इवन होगा तब तब ये वैल्यू 1 आएगी, और एन इवन कितने बार है, काउंटेबली में इनफाइनाइट बार, तो ये इनफाइनाइट बार आ रहा है, ये भी इनफाइनाइट बार आ रहा है। तो अगर रेंज हमारा फाइनाइट होता है तो कम से कम एक टर्म होगा सीक्वेंस का जो इनफाइनाइट बार आएगा, कम से कम एक होगा, उससे अधिक बार हो सकते हैं। जैसे हमारा ए एन इक्वल टू 4/n है। अब इसमें देखिए कि इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज इनफाइनाइट होगा, एक्चुअली इसका भी रेंज इनफाइनाइट होगा। जो भी आप रेंज अगर फाइनाइट डिफाइन करते हैं, जैसे एन इक्वल टू हम कांस्टेंट सीक्वेंस एन कर दिए, एन इक्वल टू 1 कर दिए, ये हमारा कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया, इसके रेंज में 1 एलिमेंट आएगा, और ये 1 इनफाइनाइट बार रिपीट कर रहा है। तो ये हमने देखा कि अगर सीक्वेंस का रेंज फाइनाइट होता है तो हमको एक तो ऐसा मिल जाएगा टर्म सीक्वेंस का जो इनफाइनाइट बार होगा। बट क्या किसी सीक्वेंस में अगर एक हमको ऐसा टर्म मिल जाए जो इनफाइनाइट बार रिपीट करे, मतलब इनफाइनाइट बार वो आए उस टर्म में, सीक्वेंस में, तो क्या सीक्वेंस का रेंज फाइनाइट होगा? अगर किसी सीक्वेंस का कोई टर्म इनफाइनाइट बार आता है तो क्या सीक्वेंस का जो रेंज होगा वो फाइनाइट होगा? तो ऐसा नहीं। आप एग्जांपल देखिए, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। आप एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल हम ले लें, यही एग्जांपल अगर ले लें, एन इक्वल टू क्या है हमारा 4 है, और ये हमारा एन है, एन इज प्राइम, जब एन हमारा प्राइम हो, और इज। अब आप देखिए एन हमारा क्या है, 4 है जब एन हमारा प्राइम हो, और एन है जब हमारा उसके अलावा और कोई नंबर हो। अब इसके रेंज में कौन कौन से आएंगे, रेंज ऑफ एन हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा एन हो जाएगा, और एन किसमें, नेचुरल नंबर। इसका रेंज तो इनफाइनाइट है क्योंकि एन वेरी कर रहा है, एन बराबर 1 2 3 4 ऐसे करते जाएंगे। तो अगर 2 आ रहा है तो 4 ही होगा, 3 आ रहा है तभी 4 होगा, 5 आ रहा है तभी 4 होगा, 6 आ रहा है तो 6 होगा, 7 आ रहा है तो 4 होगा।
तो ये हमारा इनफाइनाइट रेंज है, हमारा इनफाइनाइट सेट है। अब इसमें 4 जो है, इसको देखिए आप, यन इज प्राइम, जब जब यन प्राइम होगा तब तब यन की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो जब जब यन हमारा प्राइम है तो यन प्राइम कितनी बार है, यन प्राइम तो इनफाइनाइट बार है नेचुरल नंबर में, यानी इनफाइनाइट टाइम्स 4 आ रहा है। 4 जो है इनफाइनाइट टाइम्स सीक्वेंस में अकर है, मतलब ये 4 जो है वो इनफाइनाइट टर्म होंगे सीक्वेंस एन के। बट सीक्वेंस तो हमारा क्या है, इसका रेंज क्या है, इनफाइनाइट है। तो अगर रेंज हमारा फाइनाइट होता है तो हमको एक ना एक टर्म ऐसा मिलेगा जो इनफाइनाइट बार आएगा। बट अगर कोई इनफाइनाइट बार आता है तो जरूरी नहीं कि उसका रेंज फाइनाइट हो। बाउंडेड सीक्वेंस, तो हमने देखा कि रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस के जो भी टर्म आ रहे हैं उनका अगर सेट ऑफ कलेक्शन बना दिए तो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। और वो करस्पॉन्डिंग फंक्शन का भी रेंज होगा कि जिस फंक्शन का वो रेंज ये है तो उस सीक्वेंस का क्या होगा, रेंज ये होगा। तो अगर वो फंक्शन का जो रेंज है, मतलब जो सीक्वेंस का रेंज है, सीक्वेंस का रेंज एक्चुअली या फंक्शन का रेंज है, अगर वो बाउंडेड हो जाता है तो हम उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं कि इफ द रेंज ऑफ सीक्वेंस an is bounded, ये सीक्वेंस है करेगा कि इफ द रेंज ऑफ सीक्वेंस an is bounded imply sequence is bounded, that is if an नेचुरल नंबर, ये हमारा सेट जो सेट है, इफ इतना इज बाउंडेड सेट then we say sequence an is bounded। ये हमारा बाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है कि अगर उसके जो रेंज सेट आ रहे हैं, अगर वो रेंज सेट बाउंडेड होते हैं तो हम क्या कहते हैं, एन को बाउंडेड कहते हैं। और अब देखिए, अगर हमारा सीक्वेंस अगर रेंज सेट हमारा बाउंडेड है तो इस सेट के पास सुप्रीमम और इन्फीमम कंटेंट होंगे, क्योंकि बाउंडेड है तो इसके पास सुप्रीमम भी आएगा, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो जो सुप्रीमम और इन्फीमम इस सेट का होगा वही सुप्रीमम और इन्फीमम हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस का क्या है, सुप्रीमम और इन्फीमम है। मतलब अगर जैसे एग्जांपल आप देखिए तो एन में देखिए कौन कौन से सीक्वेंस बाउंडेड है। तो हमारा जो यन है ये बाउंडेड नहीं है, क्योंकि इसके टर्म क्या आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे। ये बाउंडेड बिलो होगा बट बाउंडेड एबव नहीं है। आप यहां से देख सकते हैं कि यन हमारा क्या है, यन हमारा है यन, यानी एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, एक्स है, और एक्स हमारा क्या है, नेचुरल नंबर में है। तो ये बाउंडेड बिलो तो है। जैसे जो रेंज सेट आएगा हमारा, ये क्या होगा, अगर कोई भी ए आ रहा है तो ए हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा हो गया तो इसके इक्वल होगा। यानी इसके पास इन्फीमम है इस सेट के पास। अगर हम ये सेट बना दें एफ ऑफ एक्स और एक्स हमारा नेचुरल नंबर में है, तो ये क्या है, इसके पास इन्फीमम तो है बट इसके पास सुप्रीमम नहीं है। डेट इसके पास क्या है कि लोअर बाउंड है बट अपर बाउंड नहीं है। ये क्या है, बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड एबव नहीं, इसीलिए क्या है, ये बाउंडेड नहीं है। अब आप इसको देखिए तो ये भी हमारा बाउंडेड नहीं है, ये बाउंडेड बिलो भी नहीं होगा क्योंकि माइनस की तरफ आएगा, ऊपर भी आएगा, ये भी बाउंडेड नहीं है। ये हमारा देखिए एन इक्वल टू -1 एम, ये बाउंडेड है क्योंकि इसमें 1 और -1 केवल आ रहा है इसके रेंज में। तो रेंज हमारा क्या है, बाउंडेड है, तो सीक्वेंस हमारा क्या होगा, बाउंडेड होगा। इसका ये जो देखिए रेंज सेट आ रहा है हमारा 1/n, ये हमारा क्या है, रेंज सेट 1/n है। तो यन हमारा नेचुरल नंबर से ये बाउंडेड है। आप देखिए जब यन हमारा क्या है, यन हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यन हमारा नेचुरल नंबर में है, तो 1/n हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 से कम होगा या 1 के इक्वल होगा, और ये किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। ये क्या है, ये बाउंडेड सीक्वेंस है। तो जिस सीक्वेंस के रेंज बाउंडेड हो जाते हैं और उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। आप इस सब में फाइंड आउट करिए कौन कौन सीक्वेंस बाउंडेड हैं या कौन कौन सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है, कौन कौन सीक्वेंस बाउंडेड एबव है। तो ये हमारा बाउंडेड सीक्वेंस रहा। अब देखिए कि अगर रेंज हमारा बाउंडेड है तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस बाउंडेड है। अब रेंज के जो सुप्रीमम और इन्फीमम होते हैं
वही En की क्या कहलाते हैं, सुप्रीमम और सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द रेंज सेट इज कॉल्ड सुप्रीमम और इन्फीमम ऑफ द सीक्वेंस। अभी तक आप देखिए, तो अभी तक हम तो सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, बट है कहाँ पॉइंट सेट टोपोलॉजी में, क्योंकि सुप्रीमम और इन्फीमम की बात हमने पॉइंट सेट टोपोलॉजी में किया था। तो सीक्वेंस में भी अगर हम सुप्रीमम और इन्फीमम की बात करते हैं तो हम सीक्वेंस को किस में लेकर चले जाएंगे, पॉइंट सेट टोपोलॉजी में, डेट इज उसका रेंज सेट डिफाइन करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि अगर रेंज सेट हमारा क्या होता है, बाउंडेड होता है, तो हम कहते हैं सीक्वेंस हमारा बाउंडेड है। अगर रेंज सेट के पास सुप्रीमम इन्फीमम होता है तो कहते हैं कि रेंज सेट के पास सुप्रीमम इन्फीमम है। अगर रेंज सेट के पास अपर बाउंड है या लोअर बाउंड है तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस के पास अपर बाउंड है, लोअर बाउंड है। अगर हमारा रेंज सेट बाउंडेड बिलो होता है तो कहते हैं सीक्वेंस हमारा बाउंडेड बिलो है। अगर रेंज सेट हमारा बाउंडेड एबव होता है तो कहते हैं सीक्वेंस हमारा क्या है, बाउंडेड एबव है। तो जैसे अगर हम उसको सुप्रीमम और इन्फीमम निकालना हो किसी भी सीक्वेंस का, जैसे मान लिया हमारा यही सेट आ जाए, ये हमारा सीक्वेंस आ जाए n इक्वल टू 4 और ये आ जाए, और इसका हमको सुप्रीमम और इन्फीमम निकालना है इस सेट का, इस सीक्वेंस का। तो n हमारा क्या देखिएगा, n इक्वल टू है हमारा 4, जब n हमारा क्या है, n बराबर 1 r प्राइम, और हमारे यहाँ n है जब n हमारा क्या है, इल्स है, यानी इसके अलावा और कोई है। तो अब देखिए इसके रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, en, और ये हमारा क्या है, en नेचुरल नंबर में, डेट इज क्या होगा हमारा a1 a2 a3 एंड सो ऑन, ये आएगा। इसमें क्या आएंगे, अब a1 तब होगा जब n बराबर 1 यानी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, a4 हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, a5 हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, a6 हमारा 6 हो जाएगा, a7 हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे आएगा। तो इसमें देखिए कि आप जो भी अब टर्म आएगा इस सेट में, वो या तो 4 होगा या तो 4 से बड़ा होगा। तो इस सेट का इन्फीमम क्या हुआ, इन्फीमम क्या हुआ, इसका 4 हुआ। तो इन्फीमम इस सेट का 4 हुआ, तो इस सेट का जो इन्फीमम होगा वही इस सीक्वेंस का भी इन्फीमम होगा, डेट इज इन्फीमम ऑफ n इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा, ये इन्फीमम होगा। सुप्रीमम इसका क्या होगा, अब आप देखिए n इक्वल टू हमारा 6 था तो 6 था, 7 था तो 7, 8 था तो 8 होगा हमारा। तो n की वैल्यू जब इनफाइनाइट होगी तो इनफाइनाइट हमारा प्राइम या प्राइम है, क्या है हम ये कह नहीं सकते। तो ये क्या है, ये बाउंडेड एबव नहीं है, दैट इज ये क्या है, अनबाउंडेड है, इसमें इनफाइनाइट आएंगे टर्म। तो ये हमारा क्या है, अनबाउंडेड है, तो इसके पास कोई अपर बाउंड नहीं है, तो इसके पास कोई सुप्रीमम नहीं होगा, इस सीक्वेंस के पास कोई सुप्रीमम नहीं है, बट क्या है, इन्फीमम है, और क्या है वो 4 है। सिमिलरली अगर हम n इक्वल टू n लेना चाहें तो इसमें आप अभी देखे थे कि ये हमारा बाउंडेड नहीं था, ये हमारा बाउंडेड सीक्वेंस नहीं था, बट इसका इन्फीमम होगा, इन्फीमम हमारा क्या होगा, 1 होगा, सुप्रीमम इसका नहीं होगा। रेड इसके पास लोअर बाउंड होगा और वो क्या होगा, 1 होगा, जिसके पास अपर बाउंड नहीं होगा। तो सीक्वेंस हमारा बाउंडेड तब होगा जब उसका रेंज बाउंडेड हो जाए, और जो रेंज के सुप्रीमम और इन्फीमम होते हैं वही एक्चुअली उस सीक्वेंस के सुप्रीमम और इन्फीमम होते हैं। मोनोटोनिक सीक्वेंस, अब मोनोटोनिक सीक्वेंस है कि लेट n बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, हम n हमारा कोई सीक्वेंस है रियल नंबर का, तो an इज मोनोटोनिक इफ आइदर an लेस देन आर इक्वल टू n प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये है कि हमारा क्या है, a1 जो है लेस देन आर इक्वल टू a2 है, लेस देन आर इक्वल टू a3 है, लेस देन आर इक्वल टू a4 है, एंड सेट ये है। यानी जो रेंज के जो टर्म आ रहे हैं सीक्वेंस के a1 a2 a3, अगर उसमें इंक्रीजिंग टाइम का हो, कि आप देखिए कि a1 से क्या होगा, a2 या तो बड़ा हो गया तो इसके इक्वल होगा, a3 या तो इसके बड़ा हो गया तो इसके इक्वल होगा, डेट इज a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू एंड सो ऑन, ऐसे है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, मोनोटोनिक सीक्वेंस कहेंगे, मोनोटोनिक। तो हमारा ये मोनोटोनिक तब होगा जब an लेस देन आर इक्वल टू n प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। सभी नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन अगर होल्ड करता है तो हम उसको क्या कहेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहेंगे। ये क्या है, हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है an नंबर। सिमिलरली अगर an ग्रेटर देन आर इक्वल टू n प्लस 1 है फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो हम इसको क्या कहेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। दैट इज n जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, an की वैल्यू भी अगर इंक्रीज हो, n के साथ अगर an की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम इसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। अगर वो n तो इंक्रीज होगा हमेशा,
बट एन हमारा क्या है, एन के इंक्रीज होने से अगर उसके टर्म डिक्रीज हो रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इसको नोटेशन ये हमारा इंक्रीजिंग का है, ये हमारा क्या है, डिक्रीजिंग का है। अब इसमें देखिए कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कह रहे हैं या तो इसके इक्वल हो या तो इंक्रीज करे। यानी अगर हमारा सीक्वेंस कोई ऐसा है कि वो सीक्वेंस हमारा कांस्टेंट है, अब सीक्वेंस हमारा कांस्टेंट है तो सभी टर्म की वैल्यू सेम आएगी, E1 भी A2 की इक्वल होगा, A2 A3 की इक्वल होगा, एंड सो ऑन, सभी इक्वल होंगे। ये हमारा क्या है, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी है। उसके बाद हम देखा कि ये इसमें भी इक्वलिटी होल्ड कर रहा है कि या तो an हमारा an+1 के इक्वल हो या उससे बड़ा हो, यानी ये भी इक्वल आ रहा है। यानी ये क्या कहलाएगा, हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग दोनों होगा। यानी अगर कोई सीक्वेंस हमारा कांस्टेंट है तो सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी होगा और सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी होगा। अब इंक्रीजिंग में हमने ये देखा कि एन जो है ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए, यानी A1 हमारा A2 से बड़ा हो या इक्वल हो, ये सब होना चाहिए। अब एग्जांपल अगर हम लेते हैं एन इक्वल टू क्या ले लें हम, एग्जांपल एन ले लें, पहला जो हमारा नेचुरल नंबर था। आप देखिए कि A1 हमारा क्या है, 1 है, A2 हमारा क्या है, 2 है, A3 हमारा क्या है, 3 है, A4 हमारा क्या है, 4 है। तो जैसे जैसे एन हमारा इंक्रीज हो रहा है, ये वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी हमारा क्या है, A1 से बड़ा होगा A2, बड़ा होगा A3 एंड सो ऑन। तो ये हमारा सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये क्या है, हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर यहीं पर अगर हम -1 है यहाँ लगा दें, -1, तब आप देखिए कि ये सब क्या आएगी वैल्यू, -1, -2, -3। यानी अब जैसे जैसे एन हमारा इंक्रीज हो रहा है, ये एन क्या आ रहा है, जैसे जैसे एन हमारा इंक्रीज हो रहा है, ये एन क्या है, A1 बड़ा होगा क्या, A2 से, A2 बड़ा होगा A3 से, A3 बड़ा होगा A4 से, सो ऑन। क्योंकि -1 हमेशा -2 से बड़ा होता है ना। तो अब ये हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, आप देखिए एन तो इंक्रीज ही हो रहा है बट A1 A2 क्या हमारा डिक्रीज हो रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। अब ये सभी एन के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे अगर हम सीक्वेंस ऐसे डिफाइन कर दें, सीक्वेंस हमारा क्या हो जाए, सीक्वेंस एन इक्वल टू 4 हो जाए जब एन इक्वल टू 1 और 3 हो, और इसके बाद हमारा क्या हो जाए, एन हो जाए अगर हमारा एल्स हो। अब आप देखिए सीक्वेंस में क्या आएंगे, एन अगर हम इसका सीक्वेंस देखना चाहें तो सीक्वेंस क्या आएंगे, A1 हमारा क्या होगा, देखिएगा A1 हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, A2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, A3 हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए कि A1 एन की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज किए, आप देखिएगा कि 1 की वैल्यू, जब एन की वैल्यू 1 थी तो 4 था हमारा, एन की वैल्यू 2 थी तो 2 था, यानी लग रहा है कि डिक्रीज करेगा। बट जैसे जैसे एन की वैल्यू अगर 3 हुई थी, हमारी वैल्यू क्या होगी, 4 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि एन अगर डिक्रीज कर रहा है, मतलब एन हमारा क्या है, n+1 जब एन से बड़ा हो रहा है तो एन या तो n+1 से बड़ा भी हो रहा है और एन इससे छोटा भी हो रहा है। अब देखिएगा कि ये n+1 इससे बड़ा भी हो रहा है एक टर्म में इसमें, और इससे छोटा भी हो रहा है। जबकि इसको मोनोटोनिक तब कहेंगे जब वो फॉर ऑल एन के लिए हो जाए, जबकि हमने देखा कैसा नहीं हो रहा, तो ये सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं होगा। इसके कुछ टर्म एलिमिनेट कर दे तो सीक्वेंस जो बचेगा वो मोनोटोनिक होगा, बट ये सीक्वेंस मोनोटोनिक नहीं है। मोनोटोनिक के लिए सभी के लिए, अगर सभी नियम के लिए अगर ये कंडीशन होल्ड करता है सभी एन के लिए, तो हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक है। अगर एक भी एन के लिए अगर ये फेल कर जाए तो हम कहेंगे कि मोनोटोनिक नहीं है। ये हम देखा कि अगर मोनोटोनिक है तो ये हमारा इक्वल भी हो सकता है, ये ग्रेटर देन के साइन भी हो सकता है। बट अगर इक्वल ना हो, केवल ये साइन लगा रहा है कि एन लेस देन एन है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। दैट इज, आप देखिए यहां से नए डिफिनेशन, स्ट्रिक्टली सीक्वेंस, ये हमारा हो जाएगा। पहला होगा क्या हमारा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये क्या है कि इफ फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर एन ग्रेटर देन an+1, अगर हमारा ये हो जाता है, देन एन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग, एंड डिनोट, जो हम ये लगाते हैं इसके नीचे बार लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है हमारा। दूसरा हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ये क्या है, ये है कि एन जो है, और फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर एन हमारे क्या होगा, हमेशा एन प्लस वन से बड़ा। अगर ऐसा होता है देन एन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसका नोटेशन है डिक्रीजिंग, हम ऊपर क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। तो आप देखिए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या है, कि हमने देखा कि अगर वो मोनोटोनिक है तो यहाँ इक्वलिटी भी लग सकती है, बट अगर यहाँ इक्वलिटी नहीं है तो हम उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे। अगर यहाँ इक्वलिटी नहीं है तो इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेंगे। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होता है, ये हम देखने जा रहे हैं। तो हमने ये देखा है अभी तक पॉइंट सेट टोपोलॉजी में कि लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, किसी सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता है। तो हमने कहा था कि अगर यल हमारा कोई हमारा नंबर है और यस हमारा सबसेट है आर का, तो यल को हम यस का लिमिट पॉइंट तब कहेंगे जब यल के अराउंड आप कोई भी बाल लेते हैं या कोई भी ओपन इंटरवल लेते हैं, तो उसका जो ओपन इंटरवल है या ओपन बाल है वो यस के इनफाइनाइट मेंबर को कंटेन करता है। दैट इज फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव यल माइनस एप्सिलॉन का यल प्लस एप्सिलॉन माइनस यल, इसमें से यल निकाल के और इसका इंटरसेक्शन करें अगर हम यस के साथ, ये हमेशा क्या था, इनफाइनाइट था। तब हमारा क्या था कि ये हमारा लिमिट पॉइंट था यल हमारा। सिमिलरली आप सीक्वेंस में देखिए कि सीक्वेंस में क्या है, सीक्वेंस में रेंज सेट हमारा है। सीक्वेंस का जो रेंज सेट है वो सीक्वेंस का रेंज सेट है। अब सीक्वेंस का हमको लिमिट पॉइंट देखना है, तो यल हम कहेंगे कि यल इज लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस एन। ये हमारा सीक्वेंस एन है, तो यल को हम इस एन का सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट तब कहेंगे जब आप इसके अराउंड कोई भी बाल बनाइए या कोई भी ओपन इंटरवल लीजिए, तो हमेशा उस एन जो रेंज सीक्वेंस है उसके इनफाइनाइट मेंबर को कंटेन करता है। यानी सीक्वेंस के अगर इनफाइनाइट मेंबर को अगर ये हमेशा कंटेन करे, यल के अराउंड आप कोई भी बाल बनाइए, तो अगर ये बाल इस सीक्वेंस के टर्म को इनफाइनाइट कंटेन करता है, इनफाइनाइट टर्म कंटेन करता है ये बाल, तो यल हमारा क्या कहलाएगा, उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। दैट इज, डिफिनेशन देखिए, लेट एन बी एन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड यल बिलोंग टू आर। देखिएगा, इसके कहने का मतलब यह है कि यल हमारा सीक्वेंस के टर्म नहीं भी हो सकता है। यल जो हमारा लिमिट पॉइंट है वो सीक्वेंस का टर्म भी नहीं हो सकता है। मतलब लिमिट पॉइंट ऐसा हो सकता है कि वो सीक्वेंस का टर्म ना हो। लेट एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड यल कंटेन आर, यल इज एन एलिमेंट ऑफ आर, देन यल इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस एन, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस एन if every neighborhood of L contain infinite member of term of An। यल को हम किसी सीक्वेंस एन का लिमिट पॉइंट तब कहेंगे जब इसके अराउंड आप कोई भी नेबरहुड लीजिए, यानी कोई भी बाल लीजिए, कोई भी ओपन इंटरवल लीजिए, तो इसमें हमेशा एन के इनफाइनाइट टर्म कंटेन होने चाहिए। एन जो हमारा सीक्वेंस है उसके टर्म क्या है, इनफाइनाइट। अगर टर्म इसके नेबरहुड में कंटेन है तो यल को हम क्या कहेंगे, उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक अगर एग्जाम्पल हम ले ले, एन इक्वल टू -1 के पावर एन। अब ये हमारा -1 की पावर एन है, तो इसके टर्म क्या थे, या तो 1 था या तो -1 था। अब आप 1 के अराउंड कोई भी नेबरहुड लीजिए, 1 के अराउंड कोई भी बात लेंगे, तो इसमें 1 तो इनफाइनाइट बार कंटेन है ना। अगर फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव आप कोई भी एप्सिलॉन लीजिए, जैसे एप्सिलॉन इक्वल टू हम 1/2 ले रहे हैं या कोई भी ले रहे हैं, तो जब 1 के अराउंड आप कोई भी बाल बनाएंगे सेंटर मान के, तो आप देखेंगे कि सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म कंटेन होंगे इसमें। क्यों? क्योंकि 1 जो हमारा सेट है, 1 जो हमारा टर्म है, वो इस सीक्वेंस से इनफाइनाइट बार अकर होगा। इस सीक्वेंस में इनफाइनाइट बार 1 हमारा आएगा,
यानी 1 हमारा इनफाइनाइट बार टर्म होगा इस सीक्वेंस का। अब 1 के अराउंड आप कोई भी बाल बनाएंगे या 1 के अराउंड आप कोई भी नेबरहुड लेते हैं तो इसमें कम से कम 1 तो कंटेन होगा। और 1 कितनी बार इस सीक्वेंस में आ रहा है, ये इनफाइनाइट बार आ रहा है, यानी 1 जो है वो इनफाइनाइट बार इस नेबरहुड में कंटेन होगा। तो 1 इस सीक्वेंस का क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली -1 भी सीक्वेंस का क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। तो ये हमारा क्या है एग्जाम्पल, अगर हम लें एग्जाम्पल, इफ an इक्वल टू -1 के पावर n, ये हमारा सीक्वेंस है, देन लिमिट पॉइंट ऑफ an इज 1, -1। दूसरा अगर हम an इक्वल टू 1/n लें, अब ये देखिए n नेचुरल नंबर से, अब ये क्या है हमारा 1/n है, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, लिमिट पॉइंट ये 0 हो जाएगा, क्योंकि आप 0 के अराउंड कोई भी बार बनाएंगे तो इसमें इनफाइनाइट मेंबर इसके कंटेन होंगे। तीसरा आप लीजिए an इक्वल टू, अब जो हमारे एग्जाम्पल थे, आप सब एग्जाम्पल का लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करने का प्रयास करिए। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल करवा दे रहा हूं। n आप क्या ले लीजिए, यही था हमारा 4 और n, जब n हमारा क्या था, n बराबर 1r प्राइम और ये इज, तो इसका लिमिट पॉइंट ऑफ n क्या होगा, हमारा लिमिट पॉइंट ऑफ n हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि आप 4 के अराउंड कोई भी बाल बनाएंगे तो 4 हमेशा इनफाइनाइट बार उस बाल में कंटेन होगा। 4 ही अगर उस नेबरहुड में इनफाइनाइट बार कंटेन होगा तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। जैसे हमने उसमें एड्रेंट पॉइंट पढ़ा था ना, आप समझ लीजिए कि सेट का एड्रेंट पॉइंट जो था वो सीक्वेंस का क्या है, लिमिट पॉइंट है। आप यहां से नोट लिख सकते हैं, नोट कि द एड्रेंट पॉइंट ऑफ रेंज ऑफ सीक्वेंस रेंज सेट, द एड्रेंट पॉइंट ऑफ रेंज सेट इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस an। एग्जाम्पल आप 4 क्या ले लीजिए, an इक्वल टू 1 + 1/n, ये हमारा सीक्वेंस है। तो अब इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, इसका देखिए लिमिट पॉइंट क्या होगा, हमारा लिमिट पॉइंट 1 हो जाएगा इसका लिमिट पॉइंट। क्योंकि 1 के अराउंड कोई भी नेबरहुड होगा तो हमेशा इसका इनफाइनाइट मेंबर कंटेन होगा, उसके अलावा और कोई इसका पॉइंट नहीं होगा। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, 1 होगा। अब आप यहां से एक नोट देखिए कि अगर an हमारा सीक्वेंस है और l अगर हमारा इसका लिमिट पॉइंट है, तो l के अराउंड आप कोई भी बाल बनाते हैं या l के अराउंड कोई भी नेबरहुड लेते हैं तो सीक्वेंस का हमेशा इनफाइनाइट टर्म को कंटेन कर रहा है। सीक्वेंस का हमेशा क्या कर रहा है, इनफाइनाइट टर्म को कंटेन कर रहा है। अगर हम ये माने कि रेंज ऑफ द सीक्वेंस इनफाइनाइट है, अब आप पहला हम ये केस मानते हैं कि रेंज ऑफ द सीक्वेंस अगर इनफाइनाइट है तो कह रहा है कि यल अगर हमारा लिमिट पॉइंट है तो इसके अराउंड आप कोई भी बाल लेते हैं तो वो इस टर्म का, सीक्वेंस का जो टर्म है उसको इनफाइनाइट टाइम इसमें कंटेन कर रहा है। यानी अगर हम सीक्वेंस का रेंज सेट n मान लें और n हमारा क्या है, ये हमारा रेंज सेट है, और अगर ये इनफाइनाइट है, कुछ देख लिए रेंज तो हमारा फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है बट अगर ये इनफाइनाइट है रेंज ऑफ, तो इसमें इसके इनफाइनाइट मेंबर कंटेन होंगे, इस बाल में इस रेंज के इनफाइनाइट मेंबर कंटेन होंगे। अब रेंज हमारा इनफाइनाइट है और एक हमको यल ऐसा मिल रहा है कि इसके अराउंड आप कोई भी बाल बनाते हैं तो उसमें रेंज के इनफाइनाइट मेंबर कंटेन हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यल लिमिट पॉइंट होगा किसका, रेंज ऑफ द सीक्वेंस n का। अगर रेंज हमारा इनफाइनाइट सेट है और आप यल के अराउंड कोई भी बाल लेते हैं तो रेंज सेट के हमेशा इनफाइनाइट मेंबर को कंटेन करता है। तो यहां से कह सकते हैं कि यल हमेशा क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा किसका, रेंज सेट का। रेंज सेट का हमेशा क्या होगा, वो लिमिट पॉइंट होगा। यानी अगर कोई यल हमारा रेंज सेट का लिमिट पॉइंट है तो हमेशा सीक्वेंस क्या होगा, वो लिमिट पॉइंट होगा। बट अब सोचिए कि अगर रेंज हमारा फाइनाइट हो जाता है, तो अगर रेंज हमारा फाइनाइट जैसे 1, -1 हुआ था तो इसके पास तो कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, रेंज सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा,
क्योंकि फाइनाइट सेट कैन नॉट हैव लिमिट पॉइंट, फाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट नहीं होता है, तो इसके पास तो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। बट इसके करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस आ रहे हैं उसके पास लिमिट पॉइंट है 1 और -1। जो हमारा एन सीक्वेंस है, एन -1 की पावर एन है, जिसका लिमिट पॉइंट क्या हुआ था, 1 और -1 हुआ था, क्योंकि 1 के अराउंड कोई बाल बनाएंगे तो इनफाइनाइट टर्म कंटेन आ रहे हैं, तो 1 और -1 तो इसके लिमिट पॉइंट है, बट वो रेंज के लिमिट पॉइंट नहीं है। तो आप यहां से नोट लिख सकते हैं कि लिमिट पॉइंट ऑफ द रेंज सेट इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, बट लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस नीड नॉट बी लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट। नोट हमारा क्या हो सकता है, आप यहां से लिख सकते हैं नोट लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस an is limit point of an, but limit point of an need not be limit point of range of an, range set of ये है हमारा एग्जाम्पल। आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल हमारा क्या है, एन इक्वल टू -1 की पावर एन, तो लिमिट पॉइंट ऑफ एन हमारा क्या था 1, -1, बट इट्स रेंज सेट इज -1, हैज नो लिमिट पॉइंट। बट अगर यल के पास, अगर रेंज सेट के पास लिमिट पॉइंट रहता है तो कंफर्म है कि वो लिमिट पॉइंट होगा सीक्वेंस का। बट सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट है वो इस रेंज का लिमिट पॉइंट हो, ये जरूरी नहीं है। बट अगर रेंज हमारा इनफाइनाइट हो जाता है तो लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज का होना पड़ेगा। अगर हमारे रेंज क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि तो ये हमारा क्या था, लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। यहां तो हमने देखा कि कन्वर्स पार्ट तब ट्रू नहीं हो रहा है जब रेंज हमारा फाइनाइट सेट हो, क्योंकि रेंज के पास फाइनाइट नंबर है, इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, तो इसके पास तो कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, बट जो सीक्वेंस है उसके पास लिमिट पॉइंट है। बट आप सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि अगर रेंज के पास भी इनफाइनाइट सेट हो, अगर रेंज हमारा इनफाइनाइट सेट है और जो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है वो रेंज का लिमिट पॉइंट हो सकता है कि नहीं। दैट इज यहां यस हमारा इनफाइनाइट था, रेंज हमारा फाइनाइट था, तो हमने देखा कि इसके पास लिमिट पॉइंट नहीं है। बट क्या ऐसा हो सकता है कि रेंज हमारा इनफाइनाइट सेट हो और यल के पास, एन के पास लिमिट पॉइंट हो और वो लिमिट पॉइंट इस रेंज सेट का लिमिट पॉइंट नहीं हो। तो ऐसा हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमको बताएं वो कौन सा ऐसा सीक्वेंस है कि जिसके रेंज तो इनफाइनाइट है बट जो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है वो रेंज सेट का लिमिट पॉइंट नहीं हो रहा है। जो हमने करवाए हैं एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में है वो। अब आप फाइंड आउट करने का प्रयास करिएगा कौन सा ऐसा। बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम, जैसे हमने सेट में देखा था कि कोई भी हमारा इनफाइनाइट सेट है, अगर वो बाउंडेड हो जाता है तो उसके पास लिमिट पॉइंट होगा। अगर कोई हमारा सेट इनफाइनाइट और बाउंडेड है तो वो हमेशा लिमिट पॉइंट रखेगा। ये हमारा बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम है। सिमिलरली इसमें सीक्वेंस में है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट। कोई भी हमारा सीक्वेंस अगर बाउंडेड होता है तो उसके पास हमेशा लिमिट पॉइंट होगा। अब ऐसा क्यों है, आप देखिएगा कि लेट एन हमारा क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। अब ये हमारा अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो दो केस बनते हैं। केस हमारा फर्स्ट है कि रेंज हमारा क्या हो जाए, अब ये हमारा एन बाउंडेड है तो इसके रेंज भी क्या होंगे, रेंज हमारा एन क्या होगा, ये बाउंडेड होगा। अब रेंज हमारा एन बाउंडेड है तो रेंज हमारा क्या है, सेट है। अब सेट हमारा इनफाइनाइट होता है और सेट हमारा फाइनाइट होता है, क्योंकि रेंज हमारा फाइनाइट हो सकता है और रेंज हमारा इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो केस पहला हमारा ये लेते हैं कि रेंज ऑफ एन इज इनफाइनाइट। अगर हमारा इनफाइनाइट है, अगर रेंज हमारा इनफाइनाइट है और वो बाउंडेड हो जाता है तो वेरस्ट्रास थ्योरम सेट में कहती है कि इसके पास लिमिट पॉइंट होगा। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा कि इसके पास लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि वेरस्ट्रास थ्योरम ये कहती है कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है लिमिट पॉइंट। अगर रेंज हमारा इनफाइनाइट हो जाता है
और वो बाउंडेड हो जाता है तो वो लिमिट पॉइंट होगा। और रेंज का लिमिट पॉइंट हमेशा लिमिट सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा, यानी सीक्वेंस के पास हमेशा लिमिट पॉइंट कंटेन हो जाएगा। अब रेंज हमारा फाइनाइट हो जाता है। आप देखिएगा, अगर रेंज हमारा क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए, इफ रेंज इज फाइनाइट, अगर रेंज हमारा फाइनाइट हो जाता है, डेट इज रेंज ऑफ एन अगर हमारा मान लीजिए हो जाता है फाइनाइट सेट A1 A2 एंड सो ऑन An, तो हमने अभी ऊपर रिजल्ट पढ़ा कि अगर रेंज ऑफ एन, ये सीक्वेंस का रेंज फाइनाइट हो जाता है, तो उसमें कम से कम सीक्वेंस का एक टर्म ऐसा होगा जो इनफाइनाइट बार उस सीक्वेंस में आएगा। कम से कम एक टर्म सीक्वेंस का ऐसा होगा जो इनफाइनाइट टर्म होगा सीक्वेंस का। तो कम से कम इसमें क्या होगा कि एक टर्म ऐसा होगा जो इनफाइनाइट बार आएगा, और जो टर्म वैसा होगा वही क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो ये कह रहा है बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज लिमिट पॉइंट। आप प्रूफ थोड़ा सा इसको देख लीजिए। प्रूफ लेट An इज बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस ये इंप्लाई करेगा कि रेंज ऑफ An बाउंडेड हो, और यहां से क्या होगा, रेंज ऑफ An बाउंडेड। इफ रेंज ऑफ An इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट इंप्लाई मस्ट हैव अ लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट इंप्लाई सीक्वेंस है लिमिट पॉइंट। क्योंकि वेरस्ट्रास थ्योरम कहती है कि अगर कोई हमारा इनफाइनाइट सेट है और वो अगर बाउंडेड हो जाता है तो हमें क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। सेकेंड केस हमारा ये है, इफ रेंज ऑफ An हमारा क्या हो जाता है, फाइनाइट हो जाता है, फाइनाइट, देन देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग टू R सच दैट An इक्वल टू अल्फा फॉर इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ N, इनफाइनाइट टाइम्स N हमारा अल्फा तब होगा जब इनफाइनाइट टाइम्स होगा, N इक्वल टू अल्फा इनफाइनाइट टाइम्स इंप्लाई अल्फा इज लिमिट पॉइंट ऑफ N। तो हमने ये देखा कि अगर सीक्वेंस हमारा बाउंडेड हो जाता है तो उसके पास हमेशा लिमिट पॉइंट होगा। ये हमारा बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम कहता है। सम एग्जांपल ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, कुछ सीक्वेंस का हम जो है एग्जांपल देखेंगे कि लिमिट पॉइंट क्या क्या होंगे। जैसे हमारा पहला है An इक्वल टू -1/1 -1 और 1+1/n, जब n हमारा इवन है, n हमारा ऑड है। तो अब आप देखिए कि हमको इसका लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले इसका रेंज सेट डिफाइन कर लें और फिर देख लेंगे रेंज सेट के पास कौन कौन से लिमिट पॉइंट है, तो वो तो इसका लिमिट पॉइंट होगा। हो सकता है सीक्वेंस के कुछ ऐसे लिमिट पॉइंट हो जो रेंज के ना हो, बट रेंज का जो होगा वो तो इसका होगा। तो जैसे हम रेंज अगर देखें, रेंज ऑफ An, तो आप देखिए रेंज ऑफ An क्या है, दो सेट का यूनियन होगा। एक तो हमारा क्या होगा, -1/n, ये क्या होगा, कब होगा, जब n हमारा इवन हो, यूनियन 1+1/n, अब n हमारा क्या है, जब ऑड है। तो ये दो सेट का यूनियन है हमारा एक्चुअली, -1/n और 1+1/n। तो हमको इसका लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करना कि n का कौन कौन सा लिमिट पॉइंट होगा। तो अब आप देखिए कि रेंज हमारा क्या है, रेंज जो सेट है हमारा ये बाउंडेड सेट है। आप देख रहे होंगे कि ये -1/n और 1+1/n, ये भी सेट हमारा बाउंडेड है और ये भी सेट हमारा बाउंडेड है। और ये जो सेट अगर हमारा बाउंडेड है तो रेंज सेट हमारा क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो गया। रेंज सेट बाउंडेड होगा तो सीक्वेंस हमारा बाउंडेड हुआ, और सीक्वेंस हमारा बाउंडेड हुआ तो बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट। हर बाउंडेड सीक्वेंस हमेशा क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। अब रेंज सेट, एक नोट आप ये भी देख सकते हैं कि अगर रेंज सेट हमारा बाउंडेड हो जाता है और रेंज सेट इनफाइनाइट हो जाता है, तो हमने देखा कि रेंज सेट का जो भी लिमिट पॉइंट होगा वो लिमिट पॉइंट होगा सीक्वेंस का। तो यहां से कह सकते हैं कि इफ रेंज सेट इज infinite and bounded, then L is limit point of An if and only if L is
लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज सेट। हमने अभी देखा कि अगर हमारा कोई यल लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस का, तो वो रेंज सेट का लिमिट पॉइंट हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ये भी हमने देखा कि अगर रेंज सेट हमारा इनफाइनाइट हो जाता है, तब भी अगर यल हमारा लिमिट पॉइंट है एन का, तो वो रेंज सेट का लिमिट पॉइंट हो, ये जरूरी नहीं है। बट अगर यल हमारा लिमिट पॉइंट है एन का और रेंज सेट इनफाइनाइट हो और वो बाउंडेड भी हो जाता है, सीक्वेंस का जो रेंज सेट होगा अगर वो इनफाइनाइट हो और वो बाउंडेड भी हो जाता है, तो अगर यल लिमिट पॉइंट होगा एन का, तो यल हमेशा रेंज का भी लिमिट पॉइंट होगा। और अगर यल रेंज का लिमिट पॉइंट है, यल हमेशा रेंज लिमिट पॉइंट होगा किसका, सीक्वेंस का। अब यहां से देखिए, ये तो आपको ऑब्जर्व हो ही रहा होगा, तो यहां से देखिए अगर, तो अब ये रेंज हमारा क्या है, बाउंडेड है, रेंज हमारा इनफाइनाइट है, तो जो भी इसका लिमिट पॉइंट होगा इस रेंज का, वही लिमिट पॉइंट होगा किसका, एन का। और एन का जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या होगा, रेंज का लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि सेट हम रेंज हमारा क्या इनफाइनाइट है और बाउंडेड है। अब यहां से देखिए कि अब इस रेंज का लिमिट पॉइंट क्या क्या होगा, तो अब आप चलेंगे कहाँ, पॉइंट सेट टोपोलॉजी में। अब आप यहाँ सीक्वेंस में नहीं रहे, अब हम कहाँ आ गए, पॉइंट सेट टोपोलॉजी में। अब पॉइंट सेट टोपोलॉजी में इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या था, आप याद करिए। इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या है, -1 है, और इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या है, 1 है। तो इन दोनों का लिमिट पॉइंट क्या होगा, दोनों के यूनिट कर देंगे, तो इसका लिमिट पॉइंट होगा लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा इस रेंज सेट का, 1, -1, ये इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये लिमिट पॉइंट होगा किसका, सीक्वेंस का, एन का। यानी एन का लिमिट पॉइंट क्या होगा, 1 और -1। अब यहां से देखिए कि 1 और -1 के बीच में ये वेरी लाई कर रही है, तो 1 और -1 इसके क्या है, सुप्रीमम इस सीक्वेंस का 1 होगा और इन्फीमम इस सीक्वेंस का क्या होगा, -1 होगा। दैट इज सीक्वेंस इज बाउंडेड बाय 1 एंड -1, और इसका लिमिट पॉइंट भी क्या है, 1 और -1 है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल कह रहा है कि एन इक्वल टू हमारा क्या हो जा रहा है, एन ए हो जा रहा है फॉर ऑल एन। दैट इज हमारा सीक्वेंस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो रेंज ऑफ एन क्या आ गया हमारा, ये हमारा सिंगलटन सेट ए आ गया। अब सिंगलटन सेट ए आ गया, तो देखिए कि यल इसके पास तो कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा क्योंकि हमारा सिंगलटन सेट है। बट अगर ये रेंज हमारा सिंगलटन आ रहा है या फाइनाइट आ रहा है, तो हमने अभी रिजल्ट देखा था कि अगर हमारा रेंज फाइनाइट है, तो एक हमको रियल नंबर ऐसा मिलेगा कि जो उस सीक्वेंस का टर्म होगा और वो इनफाइनाइट बार आएगा। तो अब सीक्वेंस का टर्म केवल एक ही है और ये इनफाइनाइट बार आ रहा है, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लिमिट पॉइंट ऑफ एन इज ए। इस रेंज सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, बट सीक्वेंस के पास क्या है, लिमिट पॉइंट है, वो क्या है, ए है, वही। अब दूसरा हम देखते हैं ए एन इक्वल टू क्या है हमारा। अब देखिए ए एन हमारा क्या हो जा रहा है, साइन एन है इसमें, ये हमने देख लिया, ये देख लिया। अब ए एन हमारा क्या है, साइन 1/n है। अब यहां फिर देखिए आप, यहां ये ए एन क्या होगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। और अगर हम इसका रेंज सेट देखें, रेंज ऑफ ए एन, इसमें क्या आएंगे, साइन 1/n, एन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर में है। अब ये क्या है, रेंज हमारा इनफाइनाइट सेट है, रेंज हमारा इनफाइनाइट सेट है। और साइन 1/n जो है हमारा 1/n, वो हमेशा 1 से कम होगा या इक्वल होगा, यानी ये बाउंडेड भी है, ये बाउंडेड भी है और इनफाइनाइट है। तो जो इसका लिमिट पॉइंट होगा वही इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा, और जो सीक्वेंस पॉइंट होगा वही सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा। अब इसका लिमिट पॉइंट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब इसका लिमिट पॉइंट हम कहाँ फाइंड आउट करेंगे, अब तो हमारा यह है पॉइंट सेट टोपोलॉजी का। अब पॉइंट सेट टोपोलॉजी में इसका लिमिट पॉइंट क्या था, इसका लिमिट पॉइंट 0 था। तो इसका मतलब क्या है, इस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ एन इज 0, ये हमारा हो जाएगा। सिमिलरली cos 1/n का आप देखिएगा, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। अब ये हमारा ये है फिफ्थ देखिए आप, फिफ्थ हमारा क्या कह रहा है कि एन हमारा क्या है, -1 की पावर n प्लस साइन 1/n। अब ये भी देखिए, तो इसका रेंज सेट क्या आ जाएगा। अगर रेंज सेट हम देखेंगे, रेंज ऑफ एन ये इसका है, तो रेंज ऑफ एन क्या आ रहा है हमारा, -1 के पावर n प्लस साइन 1/n, और यह हमारा क्या है, नेचुरल नंबर में है। अब इसमें क्या आएंगे, देखिए -1 के पावर n प्लस साइन 1/n क्या देखें, तो ये हमेशा 2 या 2 से छोटा होगा।
यानी ये सेट हमारा क्या है, बाउंडेड सेट है। ये हमारा सेट क्या है, बाउंडेड सेट है। और ये बाउंडेड सेट है और इनफाइनाइट भी है। अभी हमने देखा कि अगर वो इनफाइनाइट है और बाउंडेड है तो उस रेंज सेट का जो लिमिट पॉइंट होगा वही लिमिट पॉइंट होगा उस सीक्वेंस एन का, और जो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा वही लिमिट पॉइंट होगा रेंज का। तो हमको एन का लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इस रेंज सेट का लिमिट पॉइंट फाइंड आउट कर लें तो हमेशा वो एन का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। और ये हमारा रेंज सेट है, तो देखिए इसके पास इसका लिमिट पॉइंट कौन कौन सा होगा, -1 की पावर n प्लस साइन 1/n। अब इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, -1 और 1। इसके दो लिमिट पॉइंट होंगे। इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, -1 और 1। पॉइंट सेट टोपोलॉजी में आपने देखा था, इसका लिमिट पॉइंट क्या हो रहा था, -1 की पावर n प्लस साइन 1/n। अब आप कौन सा ऐसा पॉइंट लगे जिसके अराउंड कोई भी बाल बनाते हैं तो वो कंटेन करेगा। तो एक तो होगा जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे एन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 की पावर n, ये तो 0 पे चला जाएगा। और ये क्या होगा, जब n 1 होगा, जब n हमारा इवन हो, और ये -1 होगा जब n हमारा आड हो। यहाँ से क्या होगा कि इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, -1 और 1। अब हमको देखना है, ये तो हमने सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट देख लिया। सिमिलरली आप किसी भी सीक्वेंस का ऐसे लिमिट पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो पहले देखेंगे कि रेंज सेट हमारा क्या है, इनफाइनाइट है कि फाइनाइट है। अगर रेंज सेट हमारा फाइनाइट हो जाता है तो फिर आप सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट देखेंगे। अगर रेंज सेट हमारा इनफाइनाइट हो जाता है और वो बाउंडेड हो जाता है तो फिर रेंज सेट का लिमिट पॉइंट देखेंगे, और जो रेंज सेट का लिमिट पॉइंट होगा वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि ये सब एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ये सब रिजल्ट की संभावना है एग्जाम में आने की, तो इस सब रिजल्ट को आप जो है बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगर यहाँ बाउंडेड नहीं होता, अगर यहाँ तो हमने बाउंडेड लगा दिया कि अगर इनफाइनाइट है और बाउंडेड है, तो अगर यह लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस का तो यह रेंज का भी लिमिट पॉइंट होगा। बट अगर यहाँ बाउंडेड नहीं हट जाए, अगर ये बाउंडेड हट जाए तो क्या हो जाएगा, इफ रेंज सेट इज इनफाइनाइट देन यल इज लिमिट पॉइंट ऑफ एन, इफ एंड ओनली। ये गलत हो जाएगा फिर। अब आप देखिए एन हमारा क्या हो जाए, 2 हो जाए, और ये एन हो जाए। अब एन इक्वल टू 1 आर प्राइम, ये हमारा हो जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, अब आप देखिए कि रेंज में कितने हैं, इनफाइनाइट मेंबर हैं। रेंज में कितने मेंबर होंगे, इनफाइनाइट मेंबर होंगे, क्योंकि रेंज ऑफ एन क्या होगा हमारा 2, एन होगा, एन हमारा नेचुरल नंबर्स कंटेन होगा। रेंज में इनफाइनाइट मेंबर होंगे। इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होगा, इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट 2 होगा एक, बट इस रेंज का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इस रेंज का लिमिट पॉइंट 2 नहीं होगा, बट इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट 2 है। तो अगर रेंज हमारा इनफाइनाइट केवल है तब भी ये थ्योरम ट्रू नहीं होगा, जब तक यहां बाउंडेड ना हो। तो आप यहां से अगर ये बाउंडेड होगा तभी ये थ्योरम ट्रू होगा, नहीं तो अगर बाउंडेड नहीं है तो थ्योरम ट्रू नहीं है, क्योंकि एग्जांपल आपका ये है। अब हमारा देखिए, हमने अभी तक तो रेंज का देख लिया। अब हमको देखना है क्या कि अब रेंज सेट एक्चुअली दे दे। अब जैसे हमने चले गए पॉइंट सेट टोपोलॉजी में, अब ये हमारा क्या दे दिया, रेंज सेट दे दिया। अब कहा कि बताइए इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा। अब ये तो हमारा क्या है, रेंज सेट है। अब ये देखिए कि बाउंडेड भी है और इनफाइनाइट भी है, तो इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा, और करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा वही लिमिट पॉइंट होगा इस रेंज सेट एन का। तो अगर हम सीक्वेंस यहां से एन चूज करते हैं क्या, 1/n प्लस 1, 1/n प्लस 1/m, ये हमारा है। अगर हम देखिए ये हमारा सेट रेंज सेट है। अब रेंज हम सीक्वेंस कर ले एन इक्वल टू, अब रेंज सेट में ये आ रहे हैं, तो अब देखिएगा क्या आएगा, 1/n प्लस 1, 1/m, 1/n प्लस 1/2 प्लस ऐसे आ रहे हैं। तो हम एन क्या ले लिए, अब आप देखिएगा एन हम ले लिए 1/n प्लस 1, 1/n प्लस 1/2, 1/n प्लस 1/3 एंड सो ऑन। ये हमारा सीक्वेंस हो गया। तो अब जो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा वही क्या होगा, इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा। अब आप देखिए कि इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या क्या है। एक तो हमारा अब ये A1 हमारा ये है, A2 हमारा ये है, A3 हमारा ये है, एंड सो ऑन ऐसे आते जाएंगे। अब A1 हमारा ये जो है, A1 हमारा क्या है, 1/n प्लस 1 है। इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, इसका लिमिट पॉइंट 1 होगा, इसका लिमिट पॉइंट 1/2 होगा, इसका लिमिट पॉइंट 1/3 होगा। तो जब हमारा an का लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ an, वो क्या हो जाएगा हमारा 1/2
1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन, यानी 1/m। यम हमारे नेचुरल नंबर में। तो इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या होगा? 1/m। वहां भी आपने देखा था कि इसको फिक्स हमने कर दिया था, तो 1/n+1 आया था 1/m, और हमने फिक्स कर दिया था तो 1/m हमारा लिमिट पॉइंट आया था। यहां आप देखिए सीक्वेंस के क्राइटेरिया से कि सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट तो ये हो जाएगा, और वही लिमिट पॉइंट होगा इस रेंज से टीएल। तो ये इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली आप इसका भी लिमिट पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तब आप किसी भी सेट का, किसी भी सीक्वेंस का, अगर वो सेट है और वो सीक्वेंस बन जा रहा है, तो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट फाइंड आउट कर दीजिए, और वहां से सीक्वेंस का वो सेट का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। और अगर आपको रेंज सेट दिख रहा है तो रेंज सेट का लिमिट पॉइंट फाइंड आउट कर दीजिए, तो हमारा सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ये हमारा रियल का लेक्चर 11 रहा, जो हमने सीक्वेंस का डिफिनेशन देखा, थोड़ा सा इसका वो देखा। तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ खत्म होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, बेहतरीन लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और बेहतरीन लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई कमी हो तो कमी को कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें सुधारने का मौका मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।